हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझाइए। हमें इसमें सर्वोच्च न्यायालय का संगठन या गठन किस प्रकार होता है ये समझना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को गठन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहली जो संगठन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है न्यायाधीशों की संख्या। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जो हमारा संविधान में सबसे पहले मूल रूप से जो संविधान था शुरुआत में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल मिला के कितने थे? 8। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, किस क्षेत्र में काम करना है, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको है? संसद को दिया गया था। न्यायाधीशों की संख्या कम करना, अधिक करना, न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा, कार्य क्षेत्र, न्यायाधीशों का वेतन या सेवा शर्तें, कितने समय का कार्यकाल, ये सारी चीजें निर्धारित करने का जो काम था वो किसका था? संसद को दिया गया था। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? समय समय पर बढ़ते रहे और 2008 में आकर इनकी संख्या 31 हो गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। जो 2009 में बढ़कर और 2009 में इनमें 3 न्यायाधीशों की बढ़ोतरी की गई, वो हो गई 34, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश कर दी गई। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये विशेष ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी जो अन्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालयों के लिए, तो उन न्यायाधीशों के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह परामर्श लेना आवश्यक समझता है। यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों से जो वह समझता है कि ये मेरे को अच्छा परामर्श दे सकते हैं, तो उनसे वह परामर्श लेना आवश्यक समझता है, तो वो परामर्श लेता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था में एक समिति बनाई गई है जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति को सीनियरिटी के आधार पर कि कौन व्यक्ति सीनियर है, तो उसको सीनियरिटी के आधार पर पद दिया जाता है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति का नाम प्रस्तावित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह यानी 5 सदस्यों की समिति होती है। वह राष्ट्रपति को कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या देता है? परामर्श देता है। वर्तमान में वह राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति करता है। जो सिफारिश में नाम दिए जाते हैं उन नामों में से ही राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे पहली योग्यता है। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम कितने वर्ष काम कर चुका हो? 5 वर्ष। और 5 वर्ष भी किस पद पर? न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका।
किसी भी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, राज्यों में जो होते हैं उनमें दो या दो से अधिक न्यायालयों में, उनमें भी किसमें दो हो या दो से अधिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में उसने कार्य किया हो, 5 साल तक उसने दो या दो से अधिक न्यायालयों में काम किया हो, यानी 5 वर्ष का कम से कम अनुभव। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता मतलब वकील। किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार कितने वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो, अंग्रेजी में एडवोकेट बोलते हैं, 10 वर्ष तक रह चुका हो केवल उच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। अब तीसरा जो पॉइंट है कार्यपालिका तथा महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से, यानी का कार्यकाल किस प्रकार होता है? आगे बात करते हैं कि साधारण सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता। अधिकतम कितने वर्ष तक? जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष की हो तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। यह स्वयं त्याग पत्र देकर पद से हट सकता है, खुद अपने मन से, इच्छा से त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण, कदाचार यानी कानून का उल्लंघन करने पर, विचार दुराचार, किसी के साथ गलत व्यवहार, संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन अथवा असमर्थता यानी समर्थ नहीं है कार्य करने के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इनको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं। किसी के साथ आपत्तिजनक आचरण करना, यदि ये पता लगता है, उसकी जांच में सही पाया जाता है, तो दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से यदि इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं महाभियोग को, तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा? उसके बाद आदेश होगा, दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होने के बाद 2/3 और राष्ट्रपति के आदेश के बाद उस दिन से उसको अपने पद से हटना होगा। किसको? न्यायाधीश को। अब बात करते हैं वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं की। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मासिक वेतन है 2,80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है वर्तमान में, तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको 2,80,000, उसके अलावा जैसे वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं 34, तो उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश है, उसको 2,80,000 रुपए है। कितना है? 2,80,000 है। अन्य कितने बचे? 33, उनको 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवा निवृत्ति पेंशन की व्यवस्था भी है, यानी पद पर हटने के बाद इनको पेंशन भी मिलती है, उसको सेवानिवृत्ति पेंशन की व्यवस्था भी है। वेतन व भत्ते समय समय पर संशोधित होते रहे, वेतन में और भत्तों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता, यह व्यवस्था की गई है। आगे बात करते हैं उन्मुक्तियों की। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, यानी कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश की किसी भी निर्णय की आलोचना नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आलोचना। असहमति अपने इच्छा से दर्ज करा सकता है, और या जैसे हाई कोर्ट से असंतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज कर सकता है, और उससे भी संतुष्ट नहीं है तो पुनर्विचार याचिका दर्ज कर सकता है, परंतु आलोचना नहीं कर सकता है न्यायाधीश के निर्णय की। आगे बात करते हैं न्यायालय का मुख्य स्थान। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ये विषय ध्यान रखें,
हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, यानी न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका है, वे पद से निवृत्त होने के बाद, यानी पद से हटने के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वह पद पर से सेवानिवृत्त होने के बाद, पद पे से हटने के बाद किसी भी न्यायालय में वकील का या अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकता, यानी किसी अधिकारी के सामने वकील का कार्य नहीं कर सकता। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो था हमारे सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। आगे के लिए हम आपके लिए कल बताएंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।